नमस्कार मित्रों। ज्ञानधारा एकेडमी के पोर्टल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग हिंदी साहित्य इतिहास के पूर्व पीठिका में अंतिम लेक्चर देख रहे हैं। हमने प्रथम लेक्चर में देखा कि इतिहास लेखन की पद्धतियां कौन कौन सी होती हैं, इतिहास लेखन क्या होता है तथा उसके प्रकार क्या हैं। दूसरे लेक्चर हमने देखा कि इतिहास लेखन के बाद गारसा दताशी ने, ग्रियर्सन ने और इनके साथ साथ मिस्र बंधुओं ने साहित्य इतिहास लेखन में क्या क्या भूतपूर्व योगदान दिया। तीसरे लेक्चर में हमने देखा रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी तथा मिस्र बंधुओं को आधार मानकर हमने हिंदी साहित्य के इतिहास को समझने का प्रयास किया, इनके कार्यों को देखने का प्रयास किया। और आज हम चौथे लेक्चर में आपकी सेवा में हाजिर हैं और आज हम लगभग संपूर्ण पूर्व पीठिका को समाप्त करने का एक प्रयास करेंगे। लेक्चर थोड़ा लंबा हो सकता है, आप लोग समझने का प्रयास करिए। आप में से जो भी चैनल में नया है, पूरी एक सीरीज बना दी गई है हिंदी साहित्य के इतिहास का। ये लेक्चर नंबर 4 आप लोगों की सेवा में हाजिर है। और इस 4 लेक्चर्स को देखने के बाद हिंदी साहित्य की पूर्व पीठिका पर आधारित कोई भी प्रश्न आप किसी भी परीक्षा के स्तर पर उठा लीजिएगा, यूपी टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, केवीएस, एनवीएस, डीएसएसबी या असिस्टेंट प्रोफेसर या एनटीए नेट, कहीं से भी उठाइएगा, आपका कोई भी प्रश्न इस क्लास लेक्चर में या पीडीएफ नोट्स से बाहर नहीं होगा। कई चीजें ऐसी होती हैं जो इस पीडीएफ नोट्स में उपलब्ध नहीं होती हैं, जिससे हम लोग सीधे सीधे समझाते हैं और लेक्चर्स के बीच में जो याद आता जाता है उसको वहां पर जोड़ते जाते हैं। कुछ चीज़ ऐसी होती हैं जिनको हम छोड़ देते हैं और सिर्फ पीडीएफ के भरोसे ही आपके भरोसे, यानी आप पीडीएफ और लेक्चर्स दोनों पर विशेष ध्यान दीजिएगा। लेक्चर की हर एक लाइन को ध्यान से सुनिएगा और साथ में आगे बढ़ते चले जाइएगा। हमने बच्चन सिंह को, रामस्वरूप चतुर्वेदी को, गणपत चंद्रगुप्त को, रामकुमार वर्मा के इतिहास का, विश्वनाथ प्रसाद त्रिपाठी के इतिहास का और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, इन सभी लोगों के बारे में अच्छी खासी जानकारी हमने एकत्रित की थी। अब आज हम लोग जो अन्य विविध ग्रंथ हैं उन पर बात करेंगे। ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, यह अंग्रेजी भाषा में किसी अंग्रेजी विद्वान के द्वारा किया गया प्रथम प्रयास था। ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, एडविन ग्रीव्स महोदय, इन्होंने अंग्रेजी भाषा में हिंदी साहित्य के इतिहास का कालगत विभाजन किया और उन्होंने इतिहास के कुल 5 विभाग किए हैं। इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को 5 भागों में विभक्त किया और इन 5 विभागों के आधार पर हिंदी साहित्य के समग्र इतिहास को उन्होंने अपने इस ग्रंथ ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर में एकत्रित किया है। इसके बाद एक दूसरा महत्वपूर्ण ग्रंथ है ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, FEK, ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर FEK, जो यूपीएचएससी विज्ञापन संख्या 50 में इस प्रश्न को पूछा गया था। 1920 में यह ग्रंथ लिखा गया और यह ग्रंथ कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। ये दोनों ग्रंथ ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर और हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर बार बार लोगों को प्रभावित करते हैं। ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर भी इंग्लिश भाषा में ही लिखा गया है और स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर भी इंग्लिश भाषा में लिखा गया है। इसके बाद हम बात करेंगे धीरेन्द्र वर्मा की। तो धीरेन्द्र वर्मा ने लगभग 16 विद्वानों के साथ मिलकर हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन किया। हम इतिहास लेखन का संपादन कहे तो ज़्यादा सही बात होगी। लगभग 16 विद्वानों ने मिलकर हिंदी साहित्य का लेखन कार्य किया और उन्होंने संपूर्ण हिंदी साहित्य को 3 भागों में बांटकर पढ़ा, यानी उन्होंने संपूर्ण हिंदी साहित्य को
3 भागों में बांट दिया। उसके आधार पर इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन कार्य किया। अब हम बात करते हैं, अभी तो हम देख रहे थे कालगत विभाजन कैसे हो रहा था। अब हम देखने की कोशिश करेंगे कि भाषा की दृष्टि से कालगत विभाजन कैसे हो सकता है। इसका प्रयास भी कुछ विद्वानों ने किया है। उनमें से पहला नाम है डॉक्टर उदय नारायण तिवारी का, डॉक्टर गोविंद त्रिगुणायत का और डॉक्टर महेंद्र दुबे का। आपने इस संपूर्ण कार्यक्रम को 4 भागों में विभक्त किया है। पहले भाग को अपने पृष्ठभूमि कह के पुकारा है, जहां आप अवहट्ट काल की ओर लेकर चलते हैं। दूसरा आपने कहा है उन्मेख काल। अब इसको अगर आप थोड़ा साहित्य की दृष्टि से देखें और समझने का प्रयास करें तो आपको क्लियर हो जाएगा। अपभ्रंश अवहट्ट लेखन का जो समय था, उस दौर को उन्होंने पृष्ठभूमि कह के पुकारा है। इसके बाद ब्रजबुली, पुरानी ब्रजी, कौरवी और अवधी, यानी हम मध्यकाल की बात कर रहे हैं। अवधी का महान प्रकांड विद्वान, जिसे हम आदरणीय तुलसीदास जी कहते हैं, ब्रज के लला अगर हम कहें तो सूरदास, कौरवी अर्थात खड़ी बोली और ब्रजबुली अर्थात ब्रज, ये उन्मेख काल था। इसे अगर हम सीधे सीधे मध्यकाल कहें या भक्ति काल कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। उस दौर में जो भाषाएं बोली जाती थी, उस आधार पर इन्होंने उसे उन्मेख काल कहकर पुकारा है उदय नारायण तिवारी, डॉक्टर गोविंद त्रिगुणायत और डॉक्टर महेंद्रनाथ दुबे ने। अब बात करें पूर्व भाग की। ये पूर्व भाग का अर्थ अगर हम सीधे सीधे अर्थों में निकाल तो रीतिकाल से है, लेकिन अब आप कहेंगे रीतिकाल में तो केवल ब्रज का प्रयोग मिलता है, अवधि का प्रयोग तो बहुत कम दिखाई देता है। पर ब्रज अवधि काल क्यों कहा गया? चूंकि उस दौर में खड़ी बोली का प्रयोग होता ही नहीं था। सामान्यतः 90% रचनाएं ब्रजभाषा में ही लिखी जाती थीं और कुछ एक आध रचनाएं, चूंकि आप जिस दौर में सूफी काव्य लिखा गया, तो सूफी काव्य परंपरा में जितना भी ग्रंथ लिखा गया सब अवधी भाषा में था ज़्यादातर साहित्य। उसके जो कुछ ग्रंथ रह गए, उसके संबंध से जुड़ते हुए जो कुछ लोग थे, उस परंपरा को आगे बढ़ा रहे थे, उन लोगों ने रीतिकाल में अवधी भाषा का प्रयोग किया। इसलिए हम रीतिकाल को यहाँ पूर्व भाग कहते हैं और ब्रज एवं अवधि का काल कहकर पुकारते हैं। चौथा पार्ट है उत्तर भाग। उत्तर भाग को हम खड़ी बोली काल कहेंगे। आप समझ रहे होंगे हम बात कर रहे हैं आधुनिक काल की, इसलिए हम इसको कह रहे हैं उत्तर भाग। और अब हम लोग बात करते हैं कुछ अति महत्वपूर्ण ग्रंथों की। इस दौर में कुछ ग्रंथ लिखे गए जो बड़े ही परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण साबित हुए। उनमें से पहला ग्रंथ है भाषा काव्य संग्रह। भाषा काव्य संग्रह यह ग्रंथ है महेश दत्त शुक्ल का। इसका लेखन कार्य किया गया था 1873 में। बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार आप लोग पढ़ेंगे तो कहीं कहीं मिलता है कि हिंदी साहित्य इतिहास से संबंधित प्रथम ग्रंथ कौन सा है, तो आपका जवाब होगा भाषा काव्य संग्रह। और अगर प्रश्न है हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का प्रथम प्रयास किस ग्रंथ से मिलता है, आप कहेंगे गारसा द तासी का द इस्तवार द ललित लित्र इंदोई ए इंदोस्तानी। अगला ग्रंथ है हिंदी साहित्य विमर्श, मोस्ट इंपॉर्टेंट है परीक्षा के लिए, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी 1923। अगला है हिंदी भाषा का विकास, बाबू श्याम सुंदर दास 1924। कविता कौमुदी, इसका प्रकाशन वर्ष 1917 मिलता है। राम नरेश त्रिपाठी की रचना है और यह 8 भागों में प्रकाशित है। कविता कौमुदी, इसका प्रकाशन वर्ष 1917 मिलता है और यह राम नरेश त्रिपाठी की रचना है और 8 भागों में विभक्त है। इन 8 भागों की हम बात करें कविता कौमुदी की, तो यू हमने कुछ 4 वर्णों का प्रयोग किया है, HUBS। H फॉर हिंदी, U फॉर उर्दू, B फॉर बांग्ला और S फॉर संस्कृत। अर्थात राम नरेश त्रिपाठी का जो ग्रंथ है कविता कौमुदी, जो 8 भागों में विभक्त है, इसमें 4 भाषाओं के
ग्रंथ या 4 भाषाओं का उपयोग इस कविता कौमुदी ग्रंथ में किया गया है। हिंदी, उर्दू, बांग्ला और संस्कृत, HUBS। अब ये तो कुछ अति महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं जो परीक्षा उपयोगी हैं। इसके साथ साथ अगर हम बात करें अन्य महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी ग्रंथों की, तो एक रचना है भक्तमाल, और भक्तमाल के लेखक है नाभादास, सबको पता है। भक्तमाल का जो नाभादास है रचना है, भक्तमाल के जो लेखक नाभादास जी हैं, सॉरी। अब जरा भक्तमाल को थोड़ा समझिएगा बहुत बारीकी से। बहुत सी किताबों में आपको बहुत डेटा मिलेगा, पर कुछ डेटा जो बिल्कुल नया समझने की कोशिश करिएगा। जो भक्तमाल रचना है नाभादास की, इसमें लगभग 200 भक्त कवियों का जिक्र किया गया है। कितने? 200। और 316 छप्पयों के माध्यम से भक्तमाल लिखा गया है, जिसमें लगभग 200 कवियों का उपयोग किया गया है। नाभादास चूंकि तुलसी को बहुत मानते थे, तुलसी से बहुत प्रभावित थे, तो कहते हैं कि अगर मैं अपने इस ग्रंथ का सुमेरु किसी को कहूंगा तो मैं कहूंगा आदरणीय तुलसीदास जी को। तो नाभादास भक्तमाल रचना का सुमेरु तुलसी को कहकर पुकारते हैं। अब नाभादास की जो रचना है भक्तमाल, इसको लेकर बड़ा विवाद है। जब आप डॉक्टर नागेंद्र का हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे तो उसमें मिलेगा 1596 ईस्वी, और जब राम कुमार वर्मा को पढ़ेंगे तो संवत 1642। फिर सुनिएगा, जब डॉक्टर नागेंद्र को पढ़ेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 1596, और जब डॉक्टर राम कुमार वर्मा को पढ़ेंगे तो आपको जवाब मिलेगा संवत 1642। अब सर्वमान्य क्या है, यह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो सर्वमान्य मत है 1585 ईस्वी। अगर कहीं पूछ ले भक्तमाल का प्रकाशन वर्ष तो आपका जवाब होगा 1585। लेकिन पूछ ले भक्तमाल का प्रकाशन वर्ष डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार 1596 और डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार तो संवत 1642। सबको क्लियर है? कोई भ्रम? आगे बढ़ें, चलिए। अगर हम बात करें तो आपने 2 ग्रंथों का नाम बहुत अच्छे से सुना होगा, 84 वैष्णवन की वार्ता और 252 वैष्णवन की वार्ता। अब आप कहोगे इनको दोनों को साथ में क्यों लिख दिया गया है? क्योंकि दोनों के लेखक एक ही हैं, गोकुलनाथ जी। इसका प्रकाशन वर्ष बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षा में बार बार सीक्वेंस लगाने को पूछा जाता है, 1568। और इसका जो सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट है वो ये है कि यह ब्रजभाषा में लिखा गया और गद्य में लिखा गया। ब्रजभाषा में लिखा गया और गद्य में लिखा गया। तो इस तरह से अगर हम कहें कि 84 वैष्णवन की वार्ता और 252 वैष्णवन की वार्ता गोकुलनाथ को इस संसार जगत में प्रसिद्ध करने वाले आधारभूत ग्रंथ हैं, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो 84 वैष्णवन की वार्ता और 252 वैष्णवन की वार्ता, दोनों का प्रकाशन वर्ष है 1568, और ये दोनों रचनाएं ब्रजभाषा में गद्य मिश्रित हैं। अब हम बात करेंगे शिव सिंह सरोज की। शिव सिंह सरोज को लेकर भी बड़ा विवाद है। शिव सिंह सरोज के प्रकाशन वर्ष को लेकर बड़ा मतभेद है। आज जरा उस मतभेद पर हम लोग पहली बार बात करते हैं। आज तक आपने जो भी पढ़ा होगा सीधा 1883 पढ़ा होगा, क्योंकि रामचंद्र शुक्ल ने माना है। आज हम आपको 3-4 और कंटेंट देंगे और ये बताएंगे किसने कहाँ माना है, इस पर भी ध्यान दीजिएगा। हम बात करते हैं शिव सिंह सरोज की। शिव सिंह सरोज जो शिव सिंह सेंगर का ग्रंथ है, जिसे हम हिंदी साहित्य का हिंदी भाषा में लिखा गया प्रथम साहित्य इतिहास ग्रंथ मानते हैं, इसका प्रकाशन वर्ष आदरणीय आचार्य रामचंद्र जी शुक्ल 1883 स्वीकार करते हैं। वहीं बात करें हम लक्ष्मी सागर वासुदेव की, तो अपने ग्रंथ वो हिंदुई साहित्य का इतिहास में
इसका समय काल मानते हैं 1877। और माता प्रसाद गुप्त की बात करें तो अपनी एक पुस्तक है उनकी, हिंदी पुस्तक साहित्य, जिसके लेखक है माता प्रसाद गुप्त, उसमें ये समय मानते हैं 1878। अगर कभी किसी परीक्षा में ये पूछ लिया जाए कि लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने शिव सिंह सरोज का प्रकाशन वर्ष क्या स्वीकार किया है, तो आपका जवाब होगा 1877। और माता प्रसाद गुप्त ने क्या स्वीकार किया है, 1878। लेकिन सर्वमान्य मत की बात करें तो आपका जवाब होगा 1883, जो शुक्ल जी का भी मत है और सर्वमान्य मत भी है। चूंकि यह ग्रंथ बहुत महत्वपूर्ण है और शुक्ल जी तो यहां तक कह देते हैं कि मैंने काफी ज्यादा डेटा इस ग्रंथ से स्वीकार किया है, तो इस ग्रंथ को हम हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रस्थान बिंदु कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इसलिए इस ग्रंथ को हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रस्थान बिंदु भी कहा जाता है। अब एक बात हम और करेंगे, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है और हमें करनी पड़ेगी। हम बात करेंगे ग्रियर्सन के ग्रंथ की। आपने बहुत सी किताबों में अलग अलग पाया होगा, जिससे ग्रियर्सन के समय को लेकर विवाद है। हमने आपको बड़े अच्छे से पढ़ाया था और बताया था कि जो ग्रियर्सन का ग्रंथ लिखा गया 1888 में लिखा गया और इसे पुस्तकाकार रूप में स्वीकार किया गया 1889 में। पर इसको लेकर भी विद्वानों में बड़ा मतभेद है। अगर सर्वमान्य मत की बात करें तो 1888 सही जवाब है, लेकिन अत्यधिक विद्वानों के मतभेद के आधार पर हम बात करें तो गणपति चंद्रगुप्त, जिन्होंने लिखा हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 1965, इन्होंने इसका समय काल माना है 1888 को, जिसे सबने स्वीकार किया है। और एक तरफ एक वर्ग है जो रामचंद्र शुक्ल की विचारधारा से प्रभावित है, उनमें है राम कुमार वर्मा और आदरणीय गुलाब राय जी, जो कहते हैं इसका प्रकाशन वर्ष होगा 1889। क्लियर हो गया? तो ग्रियर्सन के ग्रंथ को लेकर भी विवाद की स्थिति है, विद्वानों में मतभेद है और किसने क्या माना यह जानना हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है कि जब कहीं परीक्षा को कठिन बनाना होगा तो आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसलिए इन डेटाओं को आप बहुत सावधानी से और ईमानदारी से तैयार कीजिए। अगर हम ग्रियर्सन की बात करते हैं तो ग्रियर्सन ने रीतकाल की कविता को द आर्स पोएटिका कह के पुकारा है। ग्रियर्सन ने रीतकाल की जो कविता है उसे दी आर्स पोएटिका कहकर पुकारते हैं और वो कहते हैं कि मैं बिहारी की कविता को अक्षर कामधेनु कहूंगा। मैं बिहारी की कविता को अक्षर कामधेनु, यानी उसका एक हर एक अक्षर कामधेनु के समान है। कितना इंपॉर्टेंट है ये बात ग्रियर्सन खुद कहते हैं। आपने बहुत बार पढ़ा होगा हिंदी साहित्य का इतिहास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, प्रकाशन वर्ष हिंदी शब्द सागर की भूमिका में जनवरी 1929 में इसका प्रकाशन किया गया। सबने पढ़ा होगा हिंदी साहित्य का विकास के नाम से। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि यह ग्रंथ 1827 में ही लिखकर तैयार हो गया था। शुक्ल जी का हिंदी साहित्य का इतिहास का लेखन कार्य 1927 में ही पूर्ण हो गया था। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब हम बात करते हैं तासी की। हम उनको क्यों छोड़ें? हमने लगभग हर विद्वान पर जो कुछ नए तत्व हैं, जो नए फैक्ट्स हैं, उनके एकत्रित करने का एक प्रयास किया। उस पर हम क्या पाते हैं कि तासी के ग्रंथ की जो भूमिका है वो 14 पृष्ठों की थी। तो हमने यहां तासी पर भी कुछ नई चीजें एकत्रित की, शुक्ल जी को समझा, ग्रियर्सन को समझा, शिव सिंह सरोज पर क्या विवाद की स्थितियां हो सकती हैं उसको जानने का प्रयास किया। और अब हम लोग पुनः उसी परंपरा में आगे बढ़ते हैं और उन ग्रंथों को समझने का प्रयास करते हैं जिनकी हम चर्चा कर रहे थे। अगला ग्रंथ जो वही महत्वपूर्ण है वह आधुनिक हिंदी साहित्य की भूमिका। आधुनिक हिंदी साहित्य की भूमिका, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। और जब यह ग्रंथ बन जाता आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, तो पहुंच जाते हम डॉक्टर बच्चन सिंह के पास। फिर सुनिएगा, आधुनिक हिंदी साहित्य की भूमिका जब हम कहेंगे तो हमारा जवाब होगा लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। और जब हम कहेंगे आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास तो हम पहुंच जाएंगे डॉक्टर बच्चन सिंह के पास। हिंदी का गद्य साहित्य लगभग 1300 पेज की किताब, लंबी मोटी चौड़ी बुक, आदरणीय आचार्य रामचंद्र तिवारी की पुस्तक है, प्रकाशन वर्ष से 1955। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला है हिंदी साहित्य की कहानी, प्रभाकर माचवे, 1957। मोस्ट इंपॉर्टेंट। साहित्य का इतिहास दर्शन,
नलिन विलोचन शर्मा, मोस्ट परीक्षा के लिए। हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसका संपादन किया डॉक्टर नगेंद्र ने 1973। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, वही बच्चन सिंह जिसकी हम बात कर रहे थे 1978 में, बच्चन सिंह। हिंदी उपन्यास का इतिहास, गोपाल राय 2002। हिंदी उपन्यास का इतिहास, गोपाल राय 2002। और हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, डॉक्टर सुमन राजे 2003। कहीं कहीं 2004 भी मिलता है, पर आप लोग 2003 ही याद करेंगे। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, सुमन राजे 2003। हिंदी कहानी का इतिहास, गोपाल राय, ये 3 भागों में प्रकाशित हुआ, 2004, 2011 और 2014। इसका पहला खंड 2004, दूसरा 2011 और तीसरा 2014। अगला है हिंदी साहित्य का आधुनिक इतिहास, अज्ञे की रचना है। हिंदी साहित्य का आधुनिक इतिहास मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अज्ञे। अगला है हिंदी साहित्य युग और प्रवृत्तियां, शिव कुमार शर्मा। हिंदी साहित्य युग और प्रवृत्तियां, शिव कुमार शर्मा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां, नामवर सिंह। अभी था आधुनिक साहित्य का इतिहास, तो हम किसके पास गए थे? लक्ष्मी सागर वासुदेव के पास। अब है आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां, तो नामवर सिंह के पास हम चले आते हैं। फिर है हिंदी साहित्य का उत्तर मध्यकाल, मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रोफेसर महेंद्र कुमार। हिंदी वीर काव्य, टीकम सिंह तोमर 1945। रीत काव्य की भूमिका, डॉक्टर नगेंद्र 1945। उत्तरी भारत की संत परंपरा, परशुराम चतुर्वेदी 1951। उत्तरी भारत की संत परंपरा, परशुराम चतुर्वेदी 1951। अब हम बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथों की, जिनको समझना सीखना अत्यंत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न का अगला इतिहास है हिंदी साहित्य का अतीत। अगर अतीत की बात करते हैं, हम सीधे चलते हैं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के पास, 1960। हिंदी साहित्य का अतीत 1960, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। अगला है हिंदी साहित्य का सरल इतिहास, विश्वनाथ त्रिपाठी 1985। अगला है हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास, 2004, डॉक्टर नीलाव। अगला है हिंदी साहित्य का ओझल नारी इतिहास, 2012, नीरजा माधव। हिंदी साहित्य का ओझल नारी इतिहास, 2012, नीरजा माधव। अगला है चैतन्य मत और ब्रज साहित्य, चैतन्य मत और ब्रज साहित्य, ये इसका इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चैतन्य मृत और ब्रज साहित्य, प्रभुदयाल मीतल। राधा वल्लभ संप्रदाय, सिद्धांत और साहित्य, विजेंद्र स्नातक। हिंदी भाषा का उद्भव और विकास, उदय नारायण तिवारी। आधुनिक हिंदी का आदिकाल, श्री नारायण चतुर्वेदी। हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास, भागीरथ मिश्र। हिंदी भाषा और साहित्य, बाबू श्याम सुंदर दास 1930। आधुनिक साहित्य संपत्ति का बीजक, माता प्रसाद गुप्त की रचना है, मोस्ट है परीक्षा के लिए। आधुनिक साहित्य संपत्ति का बीजक, माता प्रसाद गुप्त। आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां, नामवर सिंह एक बार हो चुका है ऊपर। हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास, नंद दुलारे वाजपेयी। साहित्य की उपक्रमणिका, टिक लगा लीजिए, मोस्ट है। साहित्य की उपक्रमणिका, किशोरीदास वाजपेयी। प्राकृत साहित्य का इतिहास, हरदेव बाहिरी 1971। और हिंदी साहित्य का सांकेतिक इतिहास, विश्वेश्वर दत्त शर्मा। ये कुछ अति महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं जिन पर हमको चर्चा करनी ही पड़ेगी। इसके बाद हम लोग अब आगे बात करेंगे कुछ ऐसे ग्रंथों की जो इम्पॉर्टेंट हैं, उसके साथ साथ उनके बारे में जानना भी इम्पॉर्टेंट है। अभी हम केवल उन ग्रंथों की बात कर रहे थे जिनका केवल नाम और लेखक, किसने लिखा है और किसका है, इतना जानना महत्वपूर्ण था। अब हम कुछ 10-12 ऐसी रचनाओं की बात करेंगे जो हिंदी साहित्य लेखन का लिए आधार ग्रंथ साबित होते हैं। और हम बात कर रहे हैं पहला ग्रंथ कविमाला की, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1655। कविमाला के रचनाकार हैं तुलसी
और ये कोई तुलसीदास नहीं है, ये तुलसी हरिराय की हम बात कर रहे हैं। ये कविमाला इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि कविमाला में ही 75 कवियों का संग्रह किया गया है। कविमाला रचना में 75 कवियों का संग्रह किया गया है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि शिव सिंह सेंगर ने 8 कवि इसी कविमाला रचना से स्वीकार किए हैं। फिर समझिएगा, ये जो कविमाला रचना है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये उन तुलसीदास की नहीं है जिसको हम जानते हैं। ये एक सामान्य कवि थे जिन्होंने एक अच्छा कार्य किया, तुलसी हरिराय 1655। इसमें उन्होंने 75 कवियों का संग्रह किया है और शिव सिंह सेंगर ने इससे 8 कवियों को अपने हिंदी साहित्य का जो उनका इतिहास ग्रंथ था उसमें स्वीकार किया है। अगला इंपॉर्टेंट ग्रंथ है कालिदास हजारा, जिसके लेखक थे कालिदास त्रिवेदी, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1718। इसमें 212 कवियों का जिक्र दिखाई देता है। कितने का? 212 कवियों का जिक्र दिखाई देता है। और शिव सिंह सेंगर कहते हैं कि जितने भी कवियों का काल ज्ञान एवं उदाहरण मैंने लिया है उनमें से ज़्यादातर मैंने कालिदास हजारा से ही स्वीकार किया है। अगर मैं ये कहूँ कि यह ग्रंथ मेरे लिए प्रेरक ग्रंथ साबित हुआ तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। ऐसा कहकर शिव सिंह सेंगर ने इस ग्रंथ का मान बढ़ा दिया है, इसलिए हमको इसके बारे में अच्छा खासा जानकारी एकत्रित करना पड़ा। एक बात और, शुक्ल भी एक बात कहते हैं इस ग्रंथ के बारे में, कवियों के काल आदि के निर्णय में यह ग्रंथ बड़ा उपयोगी है। शुक्ल जी जब एक बात कह दें तो बात सिद्ध हो जाती है। और शिव सिंह सेंगर की बात को आगे बढ़ाते हुए शुक्ल जी कहते हैं कि कवियों के काल अर्थात समय को लेकर जो जानकारी इसमें दी गई है उसको लेकर हम यह कहें कि ग्रंथ बड़ा उपयोगी है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इसलिए कालिदास हजारा जो कालिदास त्रिवेदी की रचना है जिसमें 212 कवियों का जिक्र किया गया है, अत्यंत महत्वपूर्ण है और आपके लिए परीक्षा उपयोगी है। अगली हम बात करें, अगली रचना है इन्हीं की, वार वधू विनोद। कालिदास त्रिवेदी की रचना है वार वधू विनोद, जो 1692 में लिखी गई। इसमें उन्होंने क्या किया है कि ललिता सखी के माध्यम से राधा के विभिन्न अंगों का या उपांगों का, या यूं कहें राधा की विभिन्न नायिका के जो स्वरूप हो सकते हैं उन स्वरूपों का 340 छंदों के माध्यम से अत्यंत ही भावपूर्ण और बेहतरीन वर्णन किया है। और ये पूरा का पूरा ग्रंथ भानुदत्त की रसमंजरी के आधार पर लिखा गया है। और कभी प्रश्न बनता है कि भानुदत्त की रसमंजरी के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ लिखा गया है, तो आपका जवाब होगा वार वधू विनोद, जो किसकी रचना है? कालिदास त्रिवेदी की। अगला ग्रंथ जो महत्वपूर्ण है जिस पर हम बात करेंगे वो है अलंकार रत्नाकर। जो अलंकार रत्नाकर ग्रंथ है इसमें लगभग 44 कवियों का जिक्र मिलता है और ये रचना है दलपति राय और वंशीधर की। दलपति राय और वंशीधर। अगला इंपॉर्टेंट ग्रंथ है सार संग्रह, यह रचना है प्रवीण कवि की। इसमें लगभग 150 कवियों का जिक्र मिलता है। आपको एक बात बताऊं, ये जो रचना है आपकी सार संग्रह और अलंकार रत्नाकर, इन दोनों ग्रंथों का उल्लेख मिश्र बंधु विनोद में भी मिलता है। इसको नोट कर लीजिए कहीं। ये जो आपकी अलंकार रत्नाकर और सार संग्रह है, इन दोनों रचनाओं का नामोल्लेख मिश्र बंधु विनोद में भी दिखाई देता है। इस पर प्रश्न बन चुका है। यूपी टीजीटी परीक्षा में बारे पूछा गया था, निम्नलिखित में से किन दो ग्रंथों का नामोल्लेख मिश्र बंधु विनोद में दिखाया गया है, तो आपका जवाब होगा अलंकार रत्नाकर और सार संग्रह। अलंकार रत्नाकर रचना है दलपति राय और वंशीधर की और सार संग्रह रचना है प्रवीण कवि की। अलंकार रत्नाकर में जहां एक तरफ 44 कवियों का जिक्र किया गया है तो सार संग्रह में 150 कवियों का। अब हम अगले कवि की बात करते हैं जो बघेलखंड से जिसका संबंध है। हम बात कर रहे हैं बलदेव बघेलखंडी की। आपकी रचना है सतकवि गिरा विराज। 1746 ईस्वी में रचना लिखी गई और लगभग 17 कवियों का उल्लेख इस ग्रंथ में किया गया है। सतकवि गिरा विलास। अगली रचना इंपॉर्टेंट है विद्वंद मोद तरंगणी। विद्वंद मोद तरंगणी जो 1817 में लिखा गया, सुब्बा सिंह की रचना है और लगभग 44 कवियों का जिक्र इसमें किया गया है।
विद्वन मोद तरंगणी जो 1817 में लिखी गई सुब्बा सिंह की रचना है और लगभग 44 कवियों का जिक्र इसमें किया गया है। अगला इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है और परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। हम बात कर रहे हैं राग कल्प द्रुम की। राग कल्प द्रुम का प्रकाशन वर्ष सबको पता है 1843, लेखक कृष्णानंद व्यासदेव। लेकिन इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि उस दौर का पहला ऐसा ग्रंथ था जिसमें संगीत शास्त्र का अध्ययन कराया गया है। संगीत शास्त्र का ज्ञान उस दौर में राग कल्प द्रुम में दिया गया, जिस दौर में लोग बहुत दूर थे इन चीजों से, और 4 खंडों में इसको विभक्त किया गया है। अगला इंपॉर्टेंट ग्रंथ है श्रृंगार संग्रह, सरदार कवि की रचना है। रस चंद्रोदय ठाकुर प्रसाद त्रिपाठी की रचना है। दिग्विजय भूषण गोकुल प्रसाद ब्रज की रचना है। कवित्त रत्नाकर माता दीन मिश्र की रचना है। अब अगली रचना है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हिंदी 1925 बद्रीनाथ भट्ट। हिंदी 1925 बद्रीनाथ भट्ट। अगला है हिंदी के मुसलमान कवि गंगा प्रसाद सिंह मिलता है, कहीं कहीं गंगा प्रसाद अखौरी मिलता है, पर प्रकाशन वर्ष 1926 है और ये दोनों रचनाएं परीक्षा के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण हैं। अगली हम बात करते हैं सुकवि सरोज की। सुकवि सरोज गौरी शंकर ओझा की रचना है जो 1927 में लिखी गई, और इसी रचना के आधार पर जो तुलसीदास का जन्म स्थान है उसको लेकर विवाद पैदा किया गया था। सोरो अर्थात सोरो में तुलसी का जन्म हुआ है या राजापुर में, ये जो विवाद हुआ था इसी रचना सुकवि सरोज के कारण हुआ था, और गौरी शंकर ओझा ने इसे सुकवि को सोरो तुलसीदास का जन्म सोरो स्थान स्थापित करने का प्रयास इसी ग्रंथ के माध्यम से किया था। आगे हम बात करते हैं हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास जो सूर्यकांत शास्त्री ने लिखा 1930। हिंदी भाषा और उसके साहित्य का विकास 1930 हरिऔध। पुरातत्व निबंधावली मोस्ट इंपॉर्टेंट राहुल साकरत्यायन की रचना है 1937। मॉडर्न हिंदी लिटरेचर 1939 इंद्रनाथ मदान, टिक लगा लीजिए, हर बार परीक्षा मिलेगी। मॉडर्न हिंदी लिटरेचर 1939 इंद्रनाथ मदान। राजस्थानी साहित्य की रूपरेखा मोतीलाल मनारिया। खड़े बोले हिंदी साहित्य का इतिहास मोस्ट इंपॉर्टेंट 1941 ब्रजरत्न दास। आधुनिक हिंदी साहित्य धीरेन्द्र वर्मा की रचना है 1941। संत साहित्य बहुत इंपॉर्टेंट है, भुवनेश्वर नाथ मिश्र माधव की रचना है 1941। नोट कर लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए। संत साहित्य 1941 भुवनेश्वर नाथ मिश्र माधव की रचना है। और अगला है आपका आधुनिक हिंदी साहित्य का विकास, श्री कृष्ण लाल की रचना है। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी नंदुलारे वाजपेयी की रचना है 1942। हिंदी काव्यधारा राहुल साकरत्यायन 1945। हिंदी पुस्तक साहित्य 1945 माता प्रसाद गुप्त की रचना है। आधुनिक साहित्य नंदुलारे वाजपेयी की रचना है 1950, मोस्ट इंपॉर्टेंट है परीक्षा के लिए। तो ये थी वो महत्वपूर्ण रचनाएं जिनके बिना आप परीक्षा हॉल नहीं जा सकते, और लगभग मैंने जितनी भी महत्वपूर्ण आदिकाल के पूर्व की रचनाएं या साहित्य के ग्रंथ हो सकते हैं सबको हमने समाहित करने का प्रयास किया है, और हमें पूर्ण विश्वास है कि इसके बाहर कोई भी प्रश्न बनने की उम्मीद हम नहीं कर सकते। अब हम लोग बात करेंगे, एक काल विभाजन पीछे छूट गया था, वो था राम खिलावन पांडे का काल विभाजन। क्यों इंपॉर्टेंट है ये भी बता देता हूं, क्योंकि इन्होंने एक अलग तरीके से कालगत विभाजन किया है। ये संक्रमण काल, संयोजन काल, संवर्धन काल और संचयन काल, अर्थात ये आदिकाल को संक्रमण काल कहते हैं, भक्ति काल को संयोजन काल कहते हैं, रीति काल को संवर्धन काल कह के पुकारते हैं, और वर्तमान काल को संचयन काल कह के पुकारते हैं। इसलिए रामखिलावन पांडे का काल विभाजन मोस्ट है, इसे आप दिमाग में बैठा के रखिएगा। 1000 से 1400 ईस्वी तक संक्रमण काल, 1401 से 1600 तक संयोजन काल, 1601 से 1800 तक संवर्धन काल, और 1801 से 1900 तक संचयन काल। अब हम बात करते हैं हिंदी के प्राचीन कवि और उनकी कविताएं। बहुत इंपॉर्टेंट रचना है राहुल साकरत्यायन की, हिंदी साहित्य का नवीन इतिहास शिवराज वर्मा। हम बात करते हैं नागरी प्रचारणी की।
नागरी प्रचारणी के द्वारा भी हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास नाम से इतिहास लेखन करने का प्रयास किया गया, जिसमें वो काफ़ी हद तक सफल भी हुए। उन्होंने इस पूरे साहित्य ग्रंथ को 16 खंडों में विभक्त कर दिया। उन 16 खंडों का हम विस्तृत विवरण आगे पढ़ेंगे, उसके पहले हम कुछ और बातें देख लेते हैं। नलिनीलोचन शर्मा के 2 कथन बड़े इंपॉर्टेंट हैं, बार बार परीक्षा में पूछे जाते, इसलिए हमको शामिल करने के एक प्रयास में यहाँ पर किए हैं। जैसे वो कहते हैं कि हिंदी के विधेयवादी साहित्य इतिहास के आदम प्रवर्तक शुक्ल जी नहीं प्रत्यतु गिरियर्शन हैं। अर्थात वे विधेयवादी हिंदी साहित्य के प्रवर्तक के रूप में गिरियर्शन को स्वीकार करते हैं, न कि रामचंद्र शुक्ल को। ये मत था डॉक्टर नलिनीलोचन शर्मा का। और वो ये भी कहते हैं कि हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लेखक तासी था, यह निर्विवाद है। हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लेखक गार्षादा तासी था, यह निर्विवाद बात है, इसमें विवाद नहीं होना चाहिए। अगली बात हम करें तो शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का आरंभ 10वीं सदी से स्वीकार किया है। शुक्ल जी ने ही पहली बार दोहरे नामकरण की प्रवृत्ति का प्रारंभ किया था, और वो आदिकाल को वीरगाथा काल, रीतिकाल को उत्तर मध्यकाल, इस तरह से उन्होंने ही विभाजन दोहरे नामकरण की प्रवृत्ति का जन्म और किसी ने दिया तो दिया था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अगर हम बात करें हिंदी साहित्य का केवल प्रवृत्तिगत विभाजन किस विद्वान ने किया, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनिएगा। हिंदी साहित्य का केवल प्रवृत्तिगत विभाजन तो किया था गिरियर्शन ने। आप एक बात सोचते होंगे, बार बार शुक्ल जी ने सभी ग्रंथों को वृत्त संग्रह, बड़ा वृत्त संग्रह, बड़ा भारी वृत्त संग्रह, विशेष वृत्त संग्रह, छोटा वृत्त संग्रह, आखिर वृत्त संग्रह शब्द है क्या? हमने सोचा इसको भी आपको समझाने का प्रयास करते हैं। तो वृत्त संग्रह से तात्पर्य होता है साहित्यकारों व साहित्यिक रचनाओं का परिचय प्रस्तुत करने वाली कृतियां, इनको हम कहते हैं वृत्त संग्रह। अब आप पूछो कि वृत्त संग्रहों की ये परंपरा शुरू कहां से होती है, तो हमारा जवाब होगा नाभादास के भक्तमाल से, अर्थात 17वीं शताब्दी से। क्लियर हो गया वृत्त संग्रह? अब कोई प्रश्न तो नहीं है वृत्त संग्रह का? क्लियर? अर्थात साहित्यकारों व साहित्यिक रचनाओं का परिचय प्रस्तुत करने वाली कृतियां ही वृत्त संग्रह कहलाती हैं। और ये जो वृत्त संग्रहों की परंपरा है, ये नाभादास के भक्तमाल से प्रारंभ होती है, अर्थात 17वीं शताब्दी से प्रारंभ होती है। और अब हम लोग आ गए हैं आज के क्लास के अंतिम पड़ाव की ओर, और हम लोग बात करेंगे हिंदी साहित्य के वृहद इतिहास के जो 16 खंड किए गए हैं, वो किस तरीके से किए गए हैं, उनका विभाजन किस तरीके से किया गया है। तो हिंदी साहित्य की पीठिका जो राजबली पांडे ने लिखी है, पहला भाग। दूसरा पार्ट है हिंदी भाषा का विकास, धीरेन्द्र वर्मा जी ने लिखा है। तीसरा पार्ट है आदिकाल, करुणापति त्रिपाठी और वासुदेव सिंह ने मिलकर लिखा है। चौथा है भक्तिकाल, निर्गुण शाखा, परशुराम चतुर्वेदी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बार बार पूछा जाता है। भक्तिकाल सगुण शाखा, देवेंद्र नाथ शर्मा और विजेंद्र स्नातक। रीतिकाल की रीतिबद्ध शाखा, डॉक्टर नगेंद्र, बहुत इंपॉर्टेंट है। रीतकाल की रीतमुक्त शाखा, भागीरथ मिश्र। अब हिंदी साहित्य का अभ्युत्थान को इन्होंने भारतीय हिंदी युग, द्विवेदी युग, इस तरह से बांट रखा है। तो भारतीय हिंदी युग विनय मोहन शर्मा, द्विवेदी युग सुधाकर पांडे। अब उत्कर्ष काल को इन्होंने काव्यगत रूप में विभाजन किया है। तो काव्य का कार्य, लेखन कार्य किया था डॉक्टर नगेंद्र ने। नाटक का काम किया था सावित्री सिंह और दशरथ ओझा ने। कथा साहित्य निर्मला जैन। समालोचना, निबंध और पत्रकारिता लक्ष्मी नारायण सुधांशु। अद्यतन काल हरवंशलाल शर्मा व कैलाश चंद्र भाटिया। आंतर भारतीय हिंदी साहित्य डॉक्टर नगेंद्र और राहुल साकृत्यायन। और हिंदी का लोक साहित्य कृष्णदेव उपाध्याय। इस तरीके से काशी नागरी प्रचारणी के द्वारा हिंदी साहित्य का लेखन कार्य किया गया, उसको 16 भागों में विभक्त किया गया। और उन 16 अध्यायों को किस तरीके से बांटा गया, इसके बारे में हमने आपको अच्छी खासी जानकारी दी। आप में से जो भी लोग उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा चयन आयोग विज्ञापन संख्या 51 का असिस्टेंट प्रोफेसर, मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी, NTA नेट जून, या किसी भी राज्य की TGT, PGT, KVS, NVS की परीक्षाओं में बैठना चाहते हैं हिंदी विषय के साथ, आप लोग हमारे जो वीडियो लेक्चर पढ़े हुए हैं उनको देखिए। लगभग 10 लेक्चर के आसपास आपको उपलब्ध करा दिया गया है।
अगले एक हफ्ते आपको और उपलब्ध कराया जाएगा। 30 तारीख लास्ट डेट है। इसके बाद जो छूट चल रही फीस पर वो छूट खत्म कर दी जाएगी और फिर आपको 1 मई से पूर्ण फीस पर ही कोर्स लेना होगा। और आप में से कोई व्यक्ति जो इस कोर्स से जुड़ना चाहता है, नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप छोड़ सकते हैं। आपको संपूर्ण जानकारी दे दी जाएगी। और आपको एक बात बता दूं, हमारी तरफ से 20 फुल लेंथ टेस्ट सीरीज निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी पेड मेंबर्स को। 20 फुल लेंथ टेस्ट सीरीज जो यूपीएचएससी के देंगे उनके लिए यूपीएचएससी का, जो एनटीए नेट वाले होंगे एनटीए नेट वालों का, एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर को एमपीपीएससी के आधार पर, यानी सबको अलग अलग 20 फुल लेंथ टेस्ट सीरीज आपको निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी, जिसका कोई चार्ज नहीं होगा। इसलिए आप लोग आइए, लगातार परीक्षाएं दीजिए। और हर संडे को हम लोग वैसे भी परीक्षाओं का आयोजन लगातार करवा रहे हैं। तो आप लोग एक बार आइए, पीडीएफ्स को देखिए, वीडियो लेक्चर्स को सुनिए, समझिए, और आपको पसंद आता है तो आप लोग पेड कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। आपका स्वागत है। आपको लेक्चर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।